ओके, प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन बच्चों। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ में आ गए होंगे। कुछ डाउट है तो प्लीज आस्क मी। इसके पहले के जो कंसेप्ट हमने देखे हैं, कुछ किसी भी कंसेप्ट में डाउट है, पढ़ोगे तभी समझ में आएगा। सी, in our last class I think I ended with this equation. कौन सी इक्वेशन है? ended up with this equation, right? आज मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा इस इक्वेशन के बारे में। शेप्स, तो यहाँ पे साइन हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है, यहाँ पे कॉस हो सकता है, sin कुछ भी हो सकता है, whatever it could be. So I'll just try to explain this equation also. देखो, यहाँ पर ये वाला जो पार्ट होता है ना आपका, ये एम्पलीट्यूड होता है और ये बेसिकली टाइम पीरियड होता है, क्योंकि फेस तो सबका सेम ही है काइंड ऑफ। समझ में आ रही बात? ये क्या होता है बच्चों? ये एम्पलीट्यूड होता है, ये आपका टाइम पीरियड है। तो देखो एम्पलीट्यूड क्या हो रहा है इसका, आपको एक ऐसा फंक्शन मिलेगा तो इसका एम्पलीट्यूड देखो क्या क्या हो रहा है। ऐसा कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसका एम्पलीट्यूड? यार जस्ट मेक इट लाइक दिस, एम्पलीट्यूड इज लाइक दिस। ठीक है, ठीक है ना? एम्पलीट्यूड इज गोइंग टू बी, दिस इज पाई बाई 10x। ठीक है ना? दिस इज बेसिकली एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड बता रहा है ए, इसका एम्पलीट्यूड है ऐसा 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 ऐसा। और अब तो ये तो एम्पलीट्यूड हो गया, और टाइम यहाँ पे कितना हुआ? यहाँ पे टाइम जो है, कुछ भी टाइम रख दो आपको, तो उस टाइम पर कितना एम्पलीट्यूड है कि उस पोजीशन का वो पता चल जाएगा आपको। देखो फिर से मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ आपको इक्वेशन। देखो बेसिकली यहाँ पर क्या है ना, जब आप इसका इक्वेशन एक स्नैपशॉट लोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखाई देगा, या तो ऐसा दिखाई देगा, आपको ऐसा ऐसा दिखा, ये पार्टिकल यहाँ से भी मूव कर चुका है। ठीक, तो अब फॉर एनी टाइम टी, मान लो टी इक्वल्स टू 0 पे आपको ऐसा दिख रहा था, टी इक्वल्स टू 1 पे कुछ तो ऐसा दिख रहा था काइंड ऑफ, यू ना, ऐसा तो नहीं दिखेगा। एक सेकेंड, टी इक्वल्स टू 1 पे हो सकता है तो तुम्हें कुछ ऐसा दिख रहा हो कुछ, यू नो, सो व्हाट एवर द केस इट मे बी। तो अभी आपको अगर टी की वैल्यू पता है और आपने पोजीशन देख ली, मान लो तुम्हें टी इक्वल्स टू 0 पे इस पोजीशन पर इसका क्या, इसका एम्पलीट्यूड होगा ना। ठीक है, टी इक्वल्स टू 0 पे इस पोजीशन पे इसका क्या एम्पलीट्यूड होगा? 0 होगा, जो तो हमेशा 0 ही रहने वाला है। ठीक, या टी इक्वल्स टू 0 पे, टी इक्वल्स टू 0 पे इस पोजीशन पे, इस पोजीशन पे क्या इसका ये होगा। तो एक्चुअली इस इक्वेशन से हमें ये पता चल रहा है। अभी समझ में आई इक्वेशन कि कुछ डाउट है? तो इस इक्वेशन में ये वाला जो पार्ट है बच्चों, ये पार्ट हमें क्या देता है? ये पार्ट हमें एम्पलीट्यूड देता है। क्या देता है बच्चों? ये वाला पार्ट देता है हमें एम्पलीट्यूड। यहाँ पर देखो एम्पलीट्यूड इज अ वेरिएबल एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो दिस साइन फंक्शन में जा रहा है ना एम्पलीट्यूड, ऐसा कुछ तो जा रहा होगा लाइक दैट। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? आपको चाहिए तो मैं इसको एक डेस्मो से बना के दिखाता हूँ आपको। ये फंक्शन चाहिए तो दिखा तो देता हूँ आपको बना के एक बार। ओके, देखो बच्चों, ये जो इक्वेशन बनती है स्टैंडिंग वेव की, ऐसा कुछ इस तरह से बनती है।
ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है 0.4 साइन 3.14 x, दिस इज नथिंग बट, ये क्या है, इसका एम्पलीट्यूड है ना। डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पर जब आप जाओगे तो आपको इसका डिफरेंट डिफरेंट एम्पलीट्यूड देखने को मिलेगा। ठीक है ना, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ रहे हो बच्चों की नहीं? हम्म। जैसे अगर आपको मान लो आपको फाइंड आउट करना है कि 0.5 पर x इज इक्वल टू 0.5 पर व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, तो पुट कर दो। x इज इक्वल टू 0.75 पर क्या एम्पलीट्यूड है, जस्ट पुट कर दो। करेक्ट, प्रोवाइडेड c का वैल्यू यहाँ पे 0 होना चाहिए। अभी c का वैल्यू अगर सपोज 1 है, देखो, करेक्ट, लेकिन ये एम्पलीट्यूड जो है किसके साथ चेंज हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। देखो हो रहा है, देखो स्टैंडिंग में ऐसे दिखते थे ना आपको, ऐसे दिखते थे स्टैंडिंग वेव्स। ठीक है, इसको फास्ट फास्ट करोगे तो आपको शायद ऐसे दिखाई देगा। एक्चुअली में ऐसे दिखाई देगा स्टैंडिंग में। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? और देखो साइमल्टेनियसली मीन पोजीशन पर पहुंचे सारे पार्टिकल्स, दिख रहा है, साइमल्टेनियसली मीन पोजीशन पर पहुंचे, एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंचे। ठीक है, अरे सीइंग दिस बच्चों, समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? यस सर। हाँ, तो अभी जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करो, कि कर दूं इस क्वेश्चन को सॉल्व। देखो अभी इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि यहां पर देखो y इज इक्वल टू, एक सेकंड, तो यहाँ पर देखो यहाँ पर what it is saying, the equation of vibrating string fixed at both and vibrating in its third harmonic is given by this। ठीक है, तो ये जो स्ट्रिंग है आपकी वो कितने कौन से हार्मोनिक में वाइब्रेट करी, थर्ड हार्मोनिक में, मतलब इट विल गेट थ्री, यू विल गेट थ्री लूप्स लाइक दिस, आपको ऐसे 3 लूप्स दिखाई देंगे स्ट्रिंग में। ठीक है ना, करेक्ट। तो अब देखो यहाँ पर आपको पहले तो उसने पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, आपसे पूछ रहे वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी कितनी है। ठीक, तो फ्रीक्वेंसी के लिए आप क्या कर लोगे, व्हाट विल यू डू फॉर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कहां से आएगी, यहां से आएगी ना। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी के लिए हम क्या बोल सकते हैं, 2 पाई/t इज इक्वल टू 600 पाई ना। ठीक है, पाई पाई कैंसल्स, ऑलमोस्ट 300, तो 1/t फ्रीक्वेंसी होता है ना, तो फ्रीक्वेंसी इज 300 हर्ट्ज। ठीक है, समझ में आ रही है बात, समझ रहे हो बच्चों, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? कोई कुछ बोल नहीं रहा है, क्या बात है? यस सर। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस और नॉट? इक्वेशन इसकी, ठीक है, यस सर। ओके, व्हाट, अब देखो नोड्स की पोजीशंस क्या क्या होंगी, व्हाट विल बी द पोजीशंस ऑफ नोड्स, कौन बताएगा व्हाट विल बी द पोजीशंस ऑफ नोड्स? यहाँ पे नोड्स की पोजीशंस क्या क्या होंगी, व्हाट आर द नोड्स, इसमें नोड्स कौन कौन से पॉइंट्स है तुम्हारे, एक ये पॉइंट है, एक ये सब तो नोड्स है ना, नोड्स है यस कि सर। नहीं है? तो नोड्स के लिए क्या होना चाहिए, दिस ये वाला टर्म, एम्पलीट्यूड वाला टर्म 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नोड के लिए ये वाला टर्म 0 हो जाना चाहिए कि नहीं? तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, साइन ऑफ, सब सेंटीमीटर में ही है, दिस शुड बी इक्वल टू 0, ये 0 कब कब होगा,
ये तो तुम्हारा हो गया पाई एक्स बाई 10, साइन ऑफ पाई एक्स बाई 10 इज इक्वल टू 0। बताओ अभी कौन कौन सी पोजीशंस पर ये एक्स 0 होगा, जल्दी से बताओ। पाई एक्स बाई 10 जीरो कौन कौन सी पोजीशन पर होगा? एक तो 0 पर ही 0 होगा, यस नो। एक तो x इज इक्वल टू 0 पर आपका ये पूरा एम्पलीट्यूड 0 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बच्चों कुछ तो बोलिए, होगा कि नहीं? x को 0 पुट कर दो, साइन 0 0 होता है कि नहीं होता है? तो 0 पे मुझे एक नोट मिल गई इसकी, ठीक है। अच्छा दूसरा पोजीशन देखते हैं। दूसरा पोजीशन के लिए ये कब 0 होगा अभी? नेक्स्ट टाइम ये साइन 0 कब होगा? व्हेन इट विल बी एट पाई, साइन पाई भी तो 0 होता है। तो मेरे ख्याल से x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। यस बच्चों, सब होगा कि नहीं होगा यस सर। ना? यस। तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर पे ये 0 हो जाएगा। तो अभी हमें 10 सेंटीमीटर मीटर मतलब 0 देन 10 सेंटीमीटर। यहाँ पे शेप कैसा आएगा स्ट्रिंग, ऐसा कुछ तो आएगा, ठीक है। अब 10 के बाद कैन यू गेस, इट शुड बी एट 20 होना चाहिए। फिर 20 के बाद कहां पर होना चाहिए? 20 के बाद होना चाहिए ये 30, 10 20 30 ऐसे होना चाहिए ना, 10 20 30। तो यहाँ पे करके देखते हैं अभी इसको। नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी इसकी? नेक्स्ट पोजीशन 2 पाई आएगी, तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो x 20 आ जाएगा। फिर नेक्स्ट पोजीशन क्या आएगी? 3 पाई आएगी, तो यहाँ से x की पोजीशन 30 आ जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इन सब पोजीशंस पर तुम्हारा एम्पलीट्यूड कितने 0 है, विच वी हैव डन यूजिंग दिस इक्वेशन। मुझे ये बात समझ में आई कि नहीं आई? हम्म। चलिए सी पार्ट देखते हैं क्या है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो गया फिर? व्हाट डू यू थिंक विल बी द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? कितना होगा लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? 0 से 30 तक। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बच्चों? नो वन इज रिस्पॉन्डिंग। अच्छा अवनी ने भेजा था क्या? No. बच्चों व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यहाँ पर देखो, बोल थर्ड हार्मोनिक में है ना बोल रहा है वो। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा यहाँ पे? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तीन ही लूप्स बन रहे हैं ना ऐसे, 10 10 सेंटीमीटर के, 10 सेंटीमीटर का एक लूप है। तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग कितना हो जाएगा? 10 × 3 हो जाएगा, दैट विल बी 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, डायरेक्टली हम बोल सकते हैं ना। यहाँ पे देखो ये वैल्यू 30 आ रही है ना कि 30 सेंटीमीटर। दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट दे आर काइंड ऑफ फिक्स्ड, ठीक है। What is the wavelength and speed of traveling wave that can interfere to give this vibration? Okay. So अब यहाँ पर उसने क्या पूछ लिया है कि what will be what is the wavelength and speed of two traveling waves that can interfere to give this vibration? ठीक है। तो एटलीस्ट आप वेवलेंथ का स्पीड निकाल सकते हो। देखो ये पार्ट भी बहुत सिंपल है एक्चुअली। जो वेवलेंथ होगा, वेव यहाँ पर देखो, ये वाला जो पार्ट होता है ना हमारा, दिस पार्ट इज एक्चुअली 2 पाई/लैम्डा विच इज इक्वल टू 0.314, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली आपको 2 पाई/लैम्डा इज इक्वल टू पाई/10 ऐसा कुछ तो आ रहा है। पाई/लैम्डा इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ठीक है, एन लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा 20 सेंटीमीटर आ गया, और टाइम पीरियड कितना है? फ्रीक्वेंसी 300 है, तो v इज डी पार्ट है, v इज इक्वल टू एन लैम्डा, ठीक है। तो v लैम्डा कितना है? लैम्डा वाज कमिंग टू बी 20 सेंटीमीटर, बेसिकली 0.314 इक्वल्स टू 2 पाई/लैम्डा। इसको जब पुट करोगे तो ऐसे लैम्डा आपका 20 सेंटीमीटर आ जाएगा, और एन आपका 300 ऊपर हमने कैलकुलेट कर ही लिया, 0.2,
60 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आ रही है बात? 30 नहीं 60 होगा। बच्चों आपको समझ में आई बात की नहीं है? किसी का देखो, किसी का कुछ डाउट है तो प्लीज लेट मी नो, बिकॉज यू ऑल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग एंड ऑल। मुझे समझ में नहीं आ रहा आपको क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में नहीं आ रहा है। सो प्लीज लेट मी नो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनी पॉइंट। ओके, चलो मैं स्टेशनरी वेव्स एक बार आपको आई ट्राई टू कवर फ्रॉम द बेसिक्स। स्टेशनरी वेव्स इन साउंड। ठीक है, अच्छा ओके, आपने बांसुरी देखी होगी बच्चों? बांसुरी बांसुरी देखी सबने? हैव यू सीन अ फ्लूट? Yes, फ्लूट, sir. फ्लूट क्या होती है? फ्लूट इज एक्चुअली अ पाइप। ठीक, अपने इनफैक्ट पेन का जो ढक्कन रहता है, आपके अगर पेन का ढक्कन रहेगा, उसके ऊपर जब आप एयर ब्लो करते हो तो आप क्या देखते हो? इट गिव्स अ वेरी श्रिल काइंड ऑफ साउंड ना, श्रिल काइंड ऑफ साउंड। तो वैसा क्यों हो रहा है? क्योंकि वहां पे भी एक्चुअली यू आर गेटिंग सम काइंड ऑफ स्टेशनरी वेव्स। मैं आपको दिखाता हूँ, चलो आई जस्ट ट्राई टू शो इट टू यू। Knife edge, and then there's an फिर से instability एक बार देख लो। when the air is incident on a knife edge. It will cause a puff of air to come out outside of the pipe, and then a puff of air to go inside the pipe, alternating outside and inside. And there's a particular frequency that's associated with this instability. And if that frequency matches the length of the pipe, then you ठीक है, तो देखो अभी like that. ये फंडामेंटल Move नोट to a बन रहा है यहाँ shorter पे, pipe, करेक्ट? दिस it's built फंडामेंटल। the same way. The length is और यहाँ पे आप shorter. ना एक चीज ऑब्जर्व करना, You get a higher sound, and even shorter. तो शॉर्टर का You साउंड और हायर का can, साउंड, if you blow hard enough in यू कैन सी here, इसका जो force साउंड है ना, इसका ज्यादा different श्रिल साउंड modes है। इसमें to ज्यादा sound फ्रीक्वेंसी, in the pipe. इसमें एक्चुअली ज्यादा What we were फ्रीक्वेंसी hearing प्रोड्यूस हो just रही है एज then is the कंपेयर्ड टू दिस। fundamental mode, दैट्स the व्हाई साउंड lowest इज मोर possible श्रिल। frequency that this pipe will produce. But any pipe actually produces a sequence harmonic. If I blow a little harder, I get a mode that's, for those of you that have musical तो background, पहले will जो उसने मतलब recognize as बजाया था दैट approximately वाज an फंडामेंटल। octave अभी जो above बजा it. रहा है इट Do the मे बी same thing on this one. फर्स्ट ओवर टोन। ठीक है, आप घर में एक पेन के ढक्कन के साथ भी इस एक्सपेरिमेंट को कर सकते हो। पेन के ढक्कन के ऊपर हवा ब्लो करो, आप देखो उसमें यू विल फाइंड सम काइंड ऑफ फ्रीक्वेंसी बीइंग प्रोड्यूस्ड, यू नो। चलिए, तो ठीक है ना? तो यस, तो यहां पर भी स्टेशनरी वेव्स क्यों बन रही होंगी बच्चों? कॉन्जिक्यूटिव रिफ्लेक्शन और वेव्स के उसकी वजह से। जो सपोज अगर यहाँ पर एक मैं यहाँ पे कुछ वेव्स प्रोड्यूस कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन और रेयरफैक्शन ऐसे मैं प्रोड्यूस कर रहा हूँ, तो अभी यहाँ से रिफ्लेक्ट, यहाँ पे कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है और यहाँ पे कुछ ट्रांसमिशन हो रहा है वेव्स का। रिफ्लेक्शन देखो दोनों एंड से ही हो रहा होगा ना, मैंने आपको बताया था ना, रिफ्लेक्शन दोनों एंड से हो सकता है, क्लोज्ड एंड या ओपन एंड। रिफ्लेक्शन जो है वो दोनों एंड से भी हो सकता है। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन और यहाँ पे जो वेव आ रही होगी, यहाँ से जो वेव आ रही होगी, दे कैन इंटरफियर काइंड ऑफ, यू नो। और अगेन नाउ अगेन व्हाट हैपेंस, अगर जिस रेट से आप एनर्जी दे रहे हो और जिस रेट से एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रही है, अगर वो एक इक्विलिब्रियम में आ गए तो यहाँ पर यू गेट स्टेशनरी वेव्स। बच्चों ये बात समझ में आई? नो सर। सर हाँ यस, टेल मी। सर वो ओपन एंड से रिफ्लेक्शन कैसे होगा? ओपन एंड से कैसे रिफ्लेक्शन होगा? देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में मैं बताया था,
स्ट्रिंग का एक केस मैंने आपको बताया था। स्ट्रिंग जो रहती है, स्ट्रिंग में अगर आपने इसका एक एंड टाई कर दिया तो यहाँ पे अगर पल्स तुम्हारा ऐसे ऐसे गया यहाँ पर, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इट कम्स आउट लाइक दिस। अगर यहाँ पर ये ऐसे होगा तो ये जो स्ट्रिंग है तुम्हारी ये ऐसे ऐसे बन जाएगी, एंड ये अगर आपकी पल्स ऐसे गई तो फिर वो ऐसे ही लौट के वापस आएगी। ये हमने देखा था। ओके सर वो डॉट ओपन एंड है क्या वहाँ पे? हाँ, यहाँ पे दिस इज ओपन एंड, ये स्ट्रिंग के और लिए, लेकिन ये स्ट्रिंग के लिए, स्ट्रिंग के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में क्या होता है। कंप्रेशन और रेयरफैक्शन में क्या होता है बेसिकली, देखो इसमें भी हम दो चीजें बना सकते हैं, क्लोज एंड बना सकते हैं और एक हम ओपन एंड बना सकते हैं, ठीक है। तो क्लोज एंड में तो बहुत ही सिंपल है समझना कि भाई वेव यहाँ पे गई, अगर यहाँ पे सपोज कंप्रेशन गया तो जिस फोर्स से वेव दीवार से टकराएगी उसी फोर्स से वेव वापस भी आएगी ना। तो यहाँ पे कंप्रेशन कम्स बैक एज कंप्रेशन और रेयरफैक्शन कम्स बैक एज रेयरफैक्शन। यहाँ पर तो ये हो जाएगा, करेक्ट। लेकिन अब यहाँ पर क्या होगा, व्हेन इट इज इन ओपन एंड, व्हेन इट इज इन ओपन एंड तब क्या होगा, करेक्ट। तो ओपन एंड में क्या होता है, यहाँ पर कंप्रेशन जो है, कंप्रेशन जब जाता है तो इट रिटर्न्स बैक एज रेयरफैक्शन, करेक्ट। क्योंकि यहाँ पर इट कैन एक्सपैंड है ना, जस्ट लाइक ये वाली जो वेव है ये क्या कर सके, ये दिस इज फ्री टू मूव ना, ये वाला एंड इसकी वेलोसिटी हमेशा जीरो रहेगी, बट ये वाला वेव जो है दिस इज ऑलवेज फ्री टू मूव। इसीलिए देखो जब मैंने आपको यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स भी बताया था, ओके यहाँ पे तो नहीं है वो डायग्राम, पर अगर आपको याद होगा स्टैंडिंग वेव्स, अगर एक एंड स्ट्रिंग का ऐसा है दूसरा स्ट्रिंग का एंड फ्री है, तो स्टैंडिंग वेव ऐसे बन रही है ना, क्योंकि ये एंड फ्री है मूव कर, दिस एंड इज फ्री टू मूव, ठीक है। तो बिकॉज दिस एंड इज फ्री टू मूव व्हाट विल हैपन, यहाँ पर आपको मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ही बनता है, करेक्ट। नाउ दिस एंड इज फ्री टू, मतलब दिस एंड इज फ्री टू एक्सपैंड, यहाँ पे देयर सम डिफरेंस ऑफ, स्लाइट डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज, मैं बोलूं स्लाइट डिफरेंस, बोलो एयर की स्लाइट डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज होती हैं, इसलिए इसकी हवा इसमें मिल नहीं जाती है कभी भी, ठीक है। तो ऐसा मत सोच लेना इसकी हवा इसमें मिल नहीं जाके, नॉट लाइक दैट। देयर इज स्लाइट डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज बिकॉज ऑफ व्हिच व्हाट हैपेंस, ये यहाँ पर क्या होता है, जो अगर आपका कंप्रेशन बन गया तो इट कैन फर्दर, इट स्लाइटली वो ना वो थोड़ा आगे चला जाता है कंप्रेशन, और वो रेयरफैक्शन बन जाता है, एंड देन इट इज रिफ्लेक्टेड बैक, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है, बिकॉज ऑफ डेंसिटीज यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट है एयर की, स्लाइटली, करेक्ट, स्लाइट डिफरेंस आ जाता है डेंसिटीज का, उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे जो कंप्रेशन होता है ये बाहर की हवा से टकरा के अंदर अंदर की तरफ रिफ्लेक्ट होता है एज अ रेयर फैक्शन। समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है, साउंड में इसको फील करना थोड़ा सा इतना आसान नहीं है, बट इसकी एनालॉजी से समझोगे तो समझ में आता है, स्ट्रिंग की एनालॉजी से समझोगे तो समझ में आता है। और अगर रेयर फैक्शन गया यहाँ पे तो इट कम्स बैक एज कंप्रेशन। समझ में आई बात की नहीं आई बच्चों, समझा कि नहीं समझा, किसने डाउट पूछा था, समझा आपको? ओके, समझा कि नहीं समझा? ओके, तो भी यहाँ पर भी देखो बच्चों क्या हो रहा है, यहाँ पर इस वाले इन पाइप्स में भी क्या हो रहा है, एक एक एट वन एंड यू आर गिविंग सम एनर्जी और यहाँ पे कुछ एनर्जी का लॉस हो रहा है, ठीक है। यू आर गिविंग सम एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी का एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट, ठीक। और अगर ये एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पर बेसिकली, या एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे एक इक्विलिब्रियम काइंड ऑफ गेन हो जाएगा, जितनी एनर्जी दे रहे हो उतनी एनर्जी लॉस हो रही है, तो व्हाट हैपेंस बेसिकली यहाँ पर एक स्टैंडिंग वेव की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, करेक्ट। आपको मालूम है वेव्स ऑलवेज सुपर इम्पोज विद ईच अदर। समझ में आ रही है बात की नहीं आ रही है बच्चों, समझ में आ रही है बात की नहीं? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? भाई आवाज आ रही कि नहीं आ रही सबको? तो यहाँ पे देखो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे ये जो वेव्स हैं भाई ऐसे अपनी उसमें वाइब्रेट करिए, ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रही हूँ वेव्स, ठीक है। एज टाइम विल बी प्रोग्रेसिंग
these waves must be vibrating something like this. समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ स्टैंडिंग। और ये इक्वेशन कैसे बनती है बच्चों? देखो, इक्वेशन जो इक्वेशन जो बनाई थी हमने, अगर आप इनफैक्ट इफ यू जस्ट टेक लेट्स से y1 इक्वल्स टू a sin y, एक देखो वेव की इक्वेशन ऐसे लो, तो अगर वेव की इक्वेशन ऐसे है तो मैंने आपको बताया, अगर आप किसी भी फंक्शन में माइनस एक्स कर देते हो तो फंक्शन इस डायरेक्शन में मूव करने स्टार्ट कर देता है ना। और अगर आप प्लस कर देते तो ये फंक्शन इस डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो y नेट कितना हो गया? y नेट इज इक्वल टू y1 प्लस y2। और जब इन दोनों को ऐड करोगे आप, देखो आपको यू गेट एक साइन का टर्म मिलेगा विद t और एक x का टर्म मिलेगा। यहाँ पे देयर विल बी समथिंग, यहाँ पे ये साइन नहीं रहेगा, कॉस रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे 2a हो जाएगा। ये तो फाइनली एक्चुअली जब आप इसको ऐड करोगे तो अब देखो आपको इस तरह का कुछ इक्वेशन मिलेगा। 2a, मैं डायरेक्टली इक्वेशन लिख दे रहा हूँ यहाँ पर कि बता चुका हूँ मैं। आप एक बार देखना बच्चे, इसको सॉल्व करके देखना। हाँ, तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी या 2a sin 2 pi nt into cos 2 pi x by lambda। तो एक्चुअली ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, इसको अगर आप साथ साथ में लिख लेते हो तो ये टर्म आपको क्या दे देता है? ये टर्म दे देता है आपको एम्पलीट्यूड। अब देखो कॉस का फंक्शन आ गया यहाँ पे ना, कॉस का फंक्शन आ गया, मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड बन रहा होगा, इसका एम्पलीट्यूड कुछ ऐसा बन रहा होगा। ठीक है, दिस फंक्शन, ये जो वेव बन रही होगी कुछ ऐसे बन रही होगी। ठीक है ना, समझ रहे हो कि नहीं? ये टर्म जो है बच्चों, ये टर्म है एम्पलीट्यूड का टर्म। ठीक है, ये टर्म हो गया तुम्हारा एम्पलीट्यूड का टर्म। जैसे मैंने भी आपको बताया था, दिस इज बेसिकली द एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हो गया आपका। ठीक है बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? और यहाँ पर देखो जो दो ये इक्वेशंस बनी, एक वेव ऐसे आ रही है और एक वेव ऐसे जा रही है ना, बहुत ही सिंपल है ये। एक वेव ऐसे जा रही है और एक वेव ऐसे आ रही है। ठीक है, एक वेव ऐसे गई, एक वेव ऐसे गई, दोनों इंटरफेयर कर गई, हमारी स्टैंडिंग वेव्स बन गई। ठीक है ना, समझी बात कि नहीं समझी? समझी बात कि नहीं समझी? यस सर। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। तो अब मुझे बताओ, अगर तुम्हारा एक ऐसा डब्बा है तो इसमें स्टैंडिंग वेव का शेप कैसा बनाओगे? बताओ जरा, कैसा बनाओगे स्टैंडिंग वेव का शेप? यहाँ पे क्या बनना चाहिए? कंप्रेशन बनना चाहिए कि रेयरफैक्शन बनना चाहिए? यहाँ पे बच्चों क्या बनेगा यहाँ पे? प्लीज रिस्पॉन्ड बच्चों, तो मुझे समझेगा आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है। बताओ श्रेयान, यहाँ पे क्या बनेगा? श्रेयान आप हो कि नहीं? श्रेयान चला गया क्या? है श्रेयान? श्रेयान आर यू देयर? सो गए? सर ये हाँ, बताओ इस पॉइंट पे क्या बनेगा? इस पॉइंट पे कंप्रेशन बनेगा या रेयरफैक्शन बनेगा? सर रेयर फैक्शन के। हाँ, यहाँ पे रेयरफैक्शन बनेगा, करेक्ट, वेरी गुड। और इस पॉइंट पे कौन मुझे बताया, इस पॉइंट पे क्या बनने का प्रोबेबिलिटी है? यश आप बताओगे? सर इस वाले पॉइंट पे क्या बनेगा? इस ये वाला जो एरो बना है मैंने, इस पॉइंट पे क्या बनेगा? यहाँ पे कंप्रेशन बनेगा या यहाँ पे रेयरफैक्शन बनेगा? यहाँ पे कंप्रेशन कंप्रेशन बनेगा।
ठीक है, तो कंप्रेशन को हम तो प्रोबेबली वी कैन शो अ वेव लाइक दिस। तो कंप्रेशन को हम 0 एम्पलीट्यूड से दिखाएंगे, रेयरफैक्शन को मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से दिखाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ तो वेव बन जाएगा ना आपका। देखो यहाँ पे, तो अगर आपका एक ऐसा पाइप है, इसमें आपको स्टैंडिंग वेव बनाना है, तो कितना फ्रीक्वेंसी होना चाहिए वो भी हम यहाँ पे निकाल रहे हैं। ठीक, तो उसके लिए देखो ये जो लेंथ है तुम्हारी, अभी देखो अभी कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा शायद से, कैलकुलेशन भी इसका सिंपल है। तो यहाँ पे एल जो है ये कितने के बराबर है बताओ। दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, लैम्डा, लैम्डा/2, लैम्डा/4, लैम्डा कितने के बराबर है ये, हमें बताओ कितने के बराबर है। दिस एल इज इक्वल टू लैम्डा/4, लैम्डा/2, लैम्डा 3, लैम्डा/4 कितने के बराबर है हमें, हमें ओके अवनी आप बताओ। Sir, lambda/4. यस वेरी गुड, इट इज इक्वल टू लैम्डा/4। ठीक है, तो लैम्डा यहाँ पे कितना आ गया, 4L आ गया। और हमें क्या पता है, v इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, करेक्ट। तो जो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आएगी यहाँ पे वो कितनी आएगी, v बाई लैम्डा, लैम्डा विच इज इक्वल टू 4L। तो ये मेरी क्या आ गई, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई, या हम इसको फर्स्ट हार्मोनिक बोल सकते हैं। ठीक है, समझी बात, समझी बात कि नहीं समझी। बच्चों समझ में आई बात कि नहीं आई। ओके, किसी को कुछ डाउट है इसमें, आई डोंट थिंक किसी बच्चे को कुछ डाउट रहना चाहिए इसमें वैसे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बनेगी वो कितनी बनेगी। लेंथ तो उतनी रहेगी पाइप की ना, पाइप की लेंथ तो उतनी रहने वाली है। इसकी जो नेक्स्ट शेप आ जाएगी वो कुछ ऐसे आ जाएगी ना। देखो, ठीक है, तो ये तो लेंथ मेरा है एल। तो अब देखो यहाँ तक कितना हो गया, ये कितना हो, ये लैम्डा/2 हो गया और ये लैम्डा/4 हो गया, ये लेंथ। यहाँ पे जो एल हुआ, एल इज इक्वल टू लैम्डा/2 प्लस लैम्डा/4, एल इज इक्वल टू 3 लैम्डा/4। ठीक है, अगेन न्यू इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे v बाई लैम्डा, सो v बाई लैम्डा इज इक्वल टू 4L/3 ना, 4L/3। तो ये बताओ ये कौन सी हार्मोनिक बन गई है, कौन सी हार्मोनिक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, कौन सी हार्मोनिक है ये बच्चों, कौन सी हार्मोनिक है जल्दी बताओ। दिस इज थर्ड Third. थर्ड हार्मोनिक। और कौन सी ओवरटोन है, फर्स्ट ओवरटोन। ठीक है, दिस इज फर्स्ट थर्ड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन। समझ में आई बात। ऐसे ही आप देखोगे जब आप इसको तब देखो यहाँ पे बेसिकली फ्रीक्वेंसी बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। और मैंने आपको एक चीज ऑब्जर्व किया था बोलने कहा था करने के लिए, दैट वाज यहाँ पर देखो फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। मतलब जितनी छोटी लेंथ होगी उतनी हाई फ्रीक्वेंसी होगी। मतलब क्या, मतलब उतनी श्रिल साउंड होगी। जैसे फॉर एग्जांपल श्रिल साउंड मतलब क्या हुआ, जैसे एक वुमेन की साउंड देखो, एक मैन की साउंड देखो, एक बफेलो का साउंड देखो। तो वुमेन का साउंड इज मोर काइंड ऑफ श्रिलनेस ज्यादा रहता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहती है वुमेन की साउंड में एज कम्पेयर टू साउंड ऑफ अ मैन, एज कम्पेयर टू साउंड ऑफ अ बफेलो। ठीक है, तो जितनी छोटी लेंथ उतनी आपको श्रिलनेस ऑफ द साउंड, उतनी हाई फ्रीक्वेंसी की साउंड मिलेगी। ठीक है, ओके, यहाँ पर देखो अभी अब यहाँ पे कोई बताएगा एल की वैल्यू कितनी होगी, रुको मैं पूछता हूँ, कौन बताएगा, आर्यन आप बताओगे।
आर्यन आप बताओगे यहाँ पे एल की वैल्यू कितनी होगी? आर्यन, अथर्व बताओगे मुझे एल की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी? अनीश, कौन बच्चा बताएगा? जिस बच्चे को पता है माइक ऑन करके बता दो सर जल्दी से। हाँ बताओ आर्यन। 5 लैम्डा बाय 4। इज वेरी गुड आर्यन। यहाँ पे हो जाएगा 5 लैम्डा बाई 4। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी v बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू 5v बाई 4 है। दिस इज फिफ्थ हार्मोनिक एंड फिफ्थ, सॉरी, सेकंड ओवरटोन। ठीक है, समझी बात बच्चों? से यस नो समथिंग। आई होप समझी होगी आपको। ठीक है, चलो अब मुझे जल्दी से बताओ, अगर मैं अपना जो ये जो ऑर्गन पाइप है इसको पाइप बोलते हैं ना, करेक्ट? सो अगर मैं पाइप को, तो ये तो एक क्लोज एट वन एंड था, ठीक है। अब मैं दोनों एंड से ओपन भी ले सकता हूँ, जैसे बांसुरी जो होती है आपकी, फ्लूट इज ओपन एट बोथ एंड्स। जो लोग बजाते होंगे बांसुरी उनको मालूम होगा, फ्लूट इज ओपन एट बोथ एंड्स, यू नो। उसने इनफैक्ट जो वीडियो में भी हमने देखा था वो एक फ्लूट जैसा ही ऑर्गन था कुछ, तो करेक्ट। और फ्लूट में देखो यहाँ पे कई सारे छेद रहते हैं ना, तो आप लेंथ्स को चेंज करके उसकी फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो। ठीक है, तो अभी जल्दी से बताओ मुझे यहाँ पे कैसी शेप, फर्स्ट हार्मोनिक कैसा बनेगा? यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे क्या बनेगा? कैन यू ड्रॉ द शेप? मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूँ बच्चों। ट्राई ड्रॉइंग द शेप ऑफ द वेव इन दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, और फिर हम बाद में देख निकाल लेंगे उसका किस फ्रीक्वेंसी पर हमें वैसा वैसा स्टैंडिंग वेव मिलेगा। यहाँ पे स्टैंडिंग वेव का शेप एक बार जस्ट ड्रॉ करने की कोशिश करो। यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन बनेगा, यहाँ पे भी रेयर फ्रैक्शन बनेगा। तो फर्स्ट रेयर फ्रैक्शन आपका कैसा बनेगा वो थोड़ा सोच के बताओ। ठीक है, सब लोग ड्रॉ करो, फिर मैं आपसे पूछता हूँ बाद में। तो रेयर फ्रैक्शन को यू कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस, रेयर फ्रैक्शन को यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस, एंड कंप्रेशन को यू कैन ड्रॉ इट लाइक दिस। दिस कुड बी कंप्रेशन, एम्पलीट्यूड बहुत ही छोटा है, और रेयर फ्रैक्शन मतलब एम्पलीट्यूड बहुत ही बड़ा है, तो रेयर फ्रैक्शन यू कैन जस्ट ड्रॉ इट लाइक दिस। ठीक, देखो यहाँ पर अभी कंप्रेशन बन रेयर फ्रैक्शन बनना चाहिए इस पॉइंट पे भी रेयर फ्रैक्शन बनना चाहिए, तो ऐसे बना दो। ठीक है, 2 रेयर फ्रैक्शन आपके ऐसे बनते हैं, समझ रहे हो? विल गेट 2 रेयर फ्रैक्शन समथिंग लाइक दिस। ठीक, 2 रेयर फ्रैक्शंस लाइक दिस। ओके, अब बताओ यहाँ पर L इज दिस, L इज इक्वल टू व्हाट? L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, लैम्डा बाई 2, 3 लैम्डा बाई 4, क्या है क्या होगा यहाँ पे? L इज इक्वल टू सर लैम्डा बाय 2। लैम्डा बाई 2, वेरी गुड। तो लैम्डा यहाँ से आ गया 2L मेरा, है ना? और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी जो मिली मुझे कितनी मिली? v बाई लैम्डा, v इज इक्वल टू न्यू लैम्डा होता है ना, तो v बाई 2L, ये पहली फ्रीक्वेंसी मिली। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। दिस इज माई फंडामेंटल एंड फर्स्ट हार्मोनिक, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड फर्स्ट हार्मोनिक। ठीक, ओके, सेकंड देखो मैं कैसे मिलेगी। समथिंग लाइक दिस ना, यहाँ पर L इज इक्वल टू, यहाँ पर दिस L इज इक्वल टू, ये लैम्डा के बराबर हो गया कि नहीं हो गया? यहाँ पे L इज इक्वल टू, देखो लैम्डा बाई 2 और ये लैम्डा बाई 2, 2 लैम्डा बाई 2 को ऐड कर दो, L इज इक्वल टू लैम्डा हो गया। तो v सॉरी फ्रीक्वेंसी
फ्रीक्वेंसी यहाँ पे कितना v बाई लैम्डा विच इज इक्वल टू v बाई, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ 2l into 2। तो 2 ट्वाइस ऑफ दिस मतलब क्या हुआ, ये हो गया तुम्हारा सेकेंड हार्मोनिक एंड फर्स्ट ओवरटोन ना। इसी तरह हम इसको देखो ऐसे भी बना सकते हैं। सो ये हो गई मेरी, ये कितना हो गया बच्चों, दिस इज देखो ये 1 लैम्डा, 2 लैम्डा और 3 लैम्डा, सॉरी ये लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2 ना, करेक्ट। सो दिस इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2। तो यहाँ से जब आप निकालोगे दिस कम्स आउट टू बी 3v बाई, करके देख लेना ये अभी आप। तो दिस कम्स आउट टू बी थर्ड हार्मोनिक एंड सेकंड ओवरटोन। मुझे समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है आपको, आई होप अभी स्टैंडिंग वेव से कंसेप्ट थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। एक बार पढ़ना जरूरी है तभी समझ में आती है सब चीजें, ठीक है। कुछ पढ़ के फिर डाउट्स जो है पूछ लो, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे जल्दी से एंड करेक्शन भी देख लेते हैं, फिर प्रॉब्लम्स कर लेंगे इसके। किसी का कुछ पर्टिकुलर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो हम आई एम स्टार्टिंग हियर विद एंड करेक्शन। देखो जब आप स्टैंडिंग वेव्स बनाते हो एक्चुअली लैबोरेटरी में क्या करते हो, एक कोई भी ऐसा पाइप टाइप का चीज ले लो, ठीक है, और यहाँ पर आप क्या करो ट्यूनिंग फॉर्क लगा दो, एक ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करेगा एंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे उसी यहाँ पे एक बहुत जोर से साउंड सुनाई देगी, टू टू ऐसे करके आपको सुनाई देगी साउंड लाइक दैट। सो तो एक्चुअली में होता है क्या, जो जब भी स्टैंडिंग वेव्स बनती है ना बच्चों, दे नॉट एक्चुअली वो एकदम इस पॉइंट पर होगी ऐसा नहीं होता है, स्लाइटली आउटसाइड द पाइप स्टैंडिंग वेव्स जब भी बनती हैं, स्लाइटली जब भी ये whenever this pipe is open, तो स्टैंडिंग वेव्स जो बनती है ये स्लाइटली पाइप से कहाँ होती है, स्लाइटली बाहर होती है। सो दिस लेंथ इज ई, ठीक है। तो एक्चुअली में अगर आप देखो ऊपर जो हमने अजम्पशन की थी कि L इज इक्वल टू लैम्डा, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2 ना, यहाँ पर तो देखो इस वाले केस में क्या अजम्पशन हो जाएगी, L प्लस ई इज इक्वल टू लैम्डा, एक्चुअली है कि नहीं है, क्योंकि स्टैंडिंग वेव जो है मेरी वो कहाँ पे बन रही है, स्लाइटली इट इज एट डिस्टेंस ई। अब ये जो ई होता है ना, ई इज गिवन बाई ई जो होता है 0.3 डी है, डी इज डायमीटर ऑफ पाइप, ठीक है, ठीक ना बच्चों। तो यहाँ पर हम क्या बोल देंगे, L प्लस ई दिस इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4, ठीक है, करेक्ट। और इसी तरह अगर आप इसमें देखोगे, इसमें तो यहाँ पर ये जो स्टैंडिंग वेव बन रही है ऐसे बन रही होगी कुछ ना, तो यहाँ पर ये ई हो गया, यहाँ पर ये ई हो गया, तो यहाँ पर इस केस में क्या जाएगा, L प्लस 2e इज इक्वल टू लैम्डा बाई 4। समझी बात कि नहीं समझी? समझ में आई बात कि नहीं समझ में आई? समझ में आई बात बच्चों? तो एक्चुअली में जब तुम फ्रीक्वेंसी निकालोगे, एक्चुअली जब तुम इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालोगे तो v बाई लैम्डा होगा ना, तो लैम्डा यहाँ पे क्या लिख दोगे तुम, v बाई 4 टाइम्स L प्लस ई। यहाँ पे
यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी L प्लस 2E इज इक्वल टू, अच्छा एक सेकेंड, यहाँ पे V इज इक्वल टू, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V बाई लैम्डा, V बाई प्लस, ठीक है। समझ में आई बात कि नहीं आई बच्चों, समझ में आई बात कि नहीं आई? समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? हम्म, anybody having any doubt, any confusion? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलो जिसके कुछ प्रॉब्लम्स कर लेते हैं बच्चों, आई होप ये आपको समझ में आया होगा। कुछ डाउट है तो एक बार देख लो इसमें, कुछ किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है प्लीज देख लो और पूछो जल्दी से मुझसे। बच्चों आवाज आ रही है ना मेरी सबको? आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके गुड। चलो देख, सिंपल सा क्वेश्चन है, मैं देता हूँ यहाँ पे आपको, ट्राई डूइंग दिस। चलो बताओ जल्दी से, सॉल्व दिस। जल्दी से सॉल्व करो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। फिर अच्छे वाले भी क्वेश्चंस करेंगे इसके। चलो देखो, ये तो बच्चों बहुत ही सिंपल है। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, standing waves produce the tube open at both ends, fundamental frequency is 300 hertz. What is the length of the tube ना? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसका? फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, अभी हमने देखा था, न्यू वाज इक्वल टू v बाई 2l ना, ठीक है। अच्छा, स्पीड ऑफ साउंड जो है ना फ्रीक्वेंसी पे डिपेंडेंट नहीं रहती है, ऐसा मत सोच लेना फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो स्पीड ऑफ साउंड भी बढ़ जाएगा। स्पीड ऑफ साउंड हमेशा इंडिपेंडेंट रहती है फ्रीक्वेंसी के लेंथ के, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ओपेरा सिंगर है तो उसका फ्रीक्वेंसी ज्यादा रहेगा ना, ओपेरा सिंगर का, तो ऐसा नहीं है कि उसका जो साउंड प्रोपोगेशन है वो बहुत फास्ट होगा, या वुमेन का फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो उसका साउंड जल्दी पहुंच जाएगा, इट्स नॉट लाइक दैट। साउंड का जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है, एट अ गिवन टेम्परेचर। सो न्यू इज इक्वल टू v बाई 2l, तो ये दिया हुआ है न्यू बाई 2l, तो ये दिया 300, v हमें दिया हुआ है 340 2 इंटू l,
एल क्या है? टू एल इक्वल टू 17 by 30 centimeters. So I think this is how much this comes to should be. जबकि बोर्ड की बुक का ये वैसे तो क्वेश्चन है, ये 0.57. एक सेकंड, से मैंने मीटर्स में लिया ना, तो दिस विल बी इन मीटर्स ओनली. 0.57 मीटर्स. ठीक है, एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से. चलिए किए जरा क्वेश्चन करके देखो. जल्दी करो, इसके बाद फिर हम लोग बीट्स भी देख लेंगे अभी. चलो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको. तो पाइप ओपन एट बोथ एंड्स हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस ना. तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या हुआ? म्यू इज इक्वल टू वी बाई 2l. ठीक है, अब मैंने आपको बोला है वी जो है वो चेंज नहीं होता है कभी. तो यहाँ पर ये 600 हो गया इक्वल्स टू वी बाई 2l1. ठीक है, चलो. द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, मतलब जो पाइप क्लोज एट फर्स्ट ओवरटोन का मतलब क्या हुआ? ऐसा कुछ तो होगा ना. दिस इज फर्स्ट ओवरटोन. तो ये फर्स्ट ओवरटोन कितना होता है इसका? फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू फर्स्ट ओवरटोन इज 3v by 2l ना. फर्स्ट ओवरटोन इज 3, सॉरी 3v by 4 है. ठीक है, तो ये कितना, ये 300 600 के बराबर हो जाएगा. So this is going to be this 600 this thing. तो अगर नाउ अब देखो हम क्या कर लेंगे. दिस इज L1 L2. तो L1 is open, L2 is closed. ठीक है, L1 is open and L2 is closed. So बच्चों यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा. ये V by 2L1 equals to 3V by 4L2. V cancels. ठीक है, ठीक. तो इनका रेशियो 2:3 आ रहा है. Sir, यस यस. sir, first overtone of the open pipe मतलब V by L आएगा ना? नहीं, द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ क्लोज एट वन एंड दी एंड. द फर्स्ट ओवरटोन ऑफ अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड ना. क्लोज एट वन एंड वाला हमने देखा था ना यहाँ पे. 3v by 4l आ रहा था. ठीक है, Sir, open pipe का. ओपन पाइप का उसका फंडामेंटल बोले ना. A pipe open at both end has a fundamental frequency of 600 hertz. The first, अच्छा okay 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 okay. The first overtone of a pipe closed at one end has same frequency as the first overtone of the open pipe. Okay okay. Yes, बराबर है. तो actually फिर यहाँ पर ओपन, तो ओपन पाइप का फर्स्ट ओवरटोन फिर यहाँ पे 1200 हो जाएगा ना. तो ठीक है, ओके, थैंक यू.
एक्चुअली यहाँ पे आप, मुझे लगता नहीं आप लेंथ निकाल सकते हो क्योंकि और कुछ डेटा फिर दिया रहना चाहिए। पहले हम इसका रेशियो निकाल लेते हैं पहले तो कितना हो गया ये जब इक्वेटेड, तो इसको इक्वेट करते हैं अभी। तो कितना हो गया ये 600 मतलब v बाई 2l1 इंटू 2 कर दो, इसको इंटू 2 कर दो तो 1200 हो जाएगा ना। v बाई l1 इक्वल्स टू 3v बाई 4l2, v cancels, l1 by l2, l1 by l2 is 4 by 3. This will be the answer actually. ठीक है, समझ में आई बात। अच्छा अब देखो यहाँ पे मुझे लगता नहीं यहाँ पर हम लेंथ निकाल सकते हैं क्योंकि हमें वेलोसिटी नहीं दिया हुआ है, और दूसरा चीज है और कैसे निकाल, रेशियो तो निकाल सकते हो आप लेंथ का, तो रेशियो तो इतना आ जाएगा, बट लेंथ कैसे निकालोगे? एनीवन हैज एनी आइडिया कैसे निकाल सकते हो लेंथ? कैसे निकाल सकते हो लेंथ, कोई बता सकता है? मुझे नहीं लगता निकाल सकते हो। एनीवन हु कैन वर्क आउट विद सम मैथमेटिक्स एंड कैलकुलेट लेंथ, क्योंकि इसने बस केवल फ्रीक्वेंसी दी है ना, तो एक डेटा कुछ और चाहिए हमें यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी के साथ एक डेटा हमें कुछ और चाहिए। ठीक है, तो आप इसको L1 is to L2 4 is to 3 this much is okay। ठीक है बच्चों, समझ में आई बात? चलो चलो भी बीट्स देखते हैं क्या होता है। बीट्स इज अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना। तो मैं से कुछ आपको क्वेश्चंस दूंगा प्रैक्टिस के लिए, प्लीज सॉल्व देम। ठीक है, देखो देखो बच्चों, ये एक मेरे पास ये दो वेव्स हैं, ठीक है, और हम फेज पढ़ चुके हैं, फेज पढ़ा है ना हमने। देखो अगर मेरा फेज ऑलमोस्ट जीरो है, तो ये वेव ऑलमोस्ट एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है। तो जब फेज जीरो है बच्चों, तो आपको यहाँ पर, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों वेव एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है ना। फेज जीरो का मतलब ये यही हो गया ना, दोनों वेव्स एक दूसरे को ओवरलैप कर, इसका मतलब होता है फेज जीरो। ठीक है, अच्छा भी मैं फेज को अगर 180 कर दूं, अब 180 में देखो क्या हो गया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फेज व्हेन आई से इट्स 180? इसका मतलब ये हो गया एक वेव ऐसी एक वेव ऐसी। समझ में आ रही बात? सीधे से एक एम्पलीट्यूड ऐसा, एक एम्पलीट्यूड ऐसा, इसका मतलब हो गया टू एम्पलीट्यूड्स आर एट 180 डिग्री टू ईच अदर। ठीक है, तो आप चाहो तो यहाँ पे टाइम वाइम भी थोड़ा एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, 4 सेकंड ले लेते हैं। समझ में आया बात बच्चों? फेज का मतलब क्या होता है? अब देखो 270 में कैसा हो जाएगा, 270 में अगेन ठीक है, 270 इट्स समथिंग लाइक दिस। ठीक है, समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दिस इज 270, 360 में देखो दोबारा से वेव्स ना सब मिल जाएंगे। बस सीइंग दिस बच्चों, you can see। तो यहाँ पर बच्चों आप क्या देख रहे हो, ये फेज मैंने आपको बताया इट्स बेसिकली एंगुलर सेपरेशन ना। तो जब मैं बोल रहा हूँ फेज इसका ऑलमोस्ट 120 पे कैसा दिख रहा है, 90 पे देखते हैं चलो कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों मैंने आपको आई थिंक बताया फेज का मतलब क्या होता है। फेज का मतलब ये होता है कि भाई ये और ये, इन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है। ये वाला पॉइंट
और ये वाला पॉइंट, इन दोनों के बीच में एंगुलर सेपरेशन कितना है? समझ में आ रही है बात? समझ में आ रही है बात कि नहीं? ठीक है, तो इनके बीच में एंगुलर सेपरेशन π/2 आ रहा है, 90 डिग्री मतलब π/2 हो गया। तो अगर आप देखोगे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दिस इज नथिंग बट λ/4, और मैंने आपको फेज का फॉर्मूला बताया था 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। यहाँ पे डेल्टा एक्स कितना है? π/4 है ना। ठीक है, सो आगे π/2 आ गया, π/2 की नहीं आ गया? ठीक है, चलो तो ये आपको समझ में आया बच्चों? देखो जब भी मेरी दो वेव्स का फेज, ये तो टाइम में पढ़ा रहा हूँ, जब भी मेरी वेव्स का दोनों का फेज ऑलमोस्ट 0 डिग्री है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, करेक्ट, तो क्या होता है? व्हाट हैपेंस? क्या होगा बच्चों? इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दोनों एम्पलीट्यूड ऐड हो जा रहे हैं, दिख रहे हैं, और जैसे ही मेरा दोनों का फेज जो है वो ऑलमोस्ट 180 हो गया, देखो। ठीक है, तो अभी देखो दोनों वेव्स जो है वो काइंड ऑफ दे आर, इसको हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी बोलते हैं ना, दिस इज बेसिकली नोन एज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, दोनों वेव्स जो है वो एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर दे रहे हैं, मतलब दोनों दे आर जस्ट नलिफाइंग ईच अदर, करेक्ट, वेक्टर एडिशन हमने देखा था। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज जो सोचने वाली है, दोनों की फ्रीक्वेंसी ना बच्चों, दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी सेम है। यहाँ पर दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या है? सेम है ना। यू आर एबल टू सी दैट? जब मैंने इसको 0 पे कर दिया, इसको मैं बार-बार ओके, तो जब मैं इसको 0 पे करूं तो देखो ये दोनों काइंड ऑफ ओवरलैप कर रहे हैं। नाउ व्हाट हैपेंस, अगर मैं दो वेव्स लूं और उसपे स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज कर दूं, जैसे इफ यू जस्ट सी इट ओवर हियर, ठीक है, अभी आप देखो यहाँ पे मैंने जो दो वेव्स ली हैं, ठीक है, तो अभी अभी अच्छा इसकी भी फ्रीक्वेंसी इतनी है, एक सेकंड मैं बता रहा हूँ क्या हो रहा है यहाँ पर। अच्छा ओके, एनीवेज देखो एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? एक वेव है, इसकी फ्रीक्वेंसी मान लो हमने ले ली 0.8, और अभी डिफरेंस हम इसको 0 कर देते हैं, देखो यहाँ पर 0 का डिफरेंस 0 नहीं होगा, अच्छा होगा होगा शायद होगा। तो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस कितना है? 0 है, ठीक है। तो अगेन अभी अगर मैं मान लो यहाँ पर इन दोनों का फेज को ऐसे करता हूँ तो देखो क्या होगा। व्हाट डू यू सी हियर? अगर डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी, डिफरेंस मतलब क्या हुआ? एक की फ्रीक्वेंसी 0.7 है, दूसरे की भी 0.07 है, तो दो वेव्स है यहाँ पे बच्चों, दिख रही है आपको रेड और ब्लू से? दो वेव्स, ठीक है। I think we can't change this equation, but anyways, तो दो वेव्स हैं यहाँ पर और दोनों की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, ठीक है। लेकिन अभी अगर मैं स्लाइटली फ्रीक्वेंसी को डिफरेंट कर देता हूँ, मतलब अभी समझो एक की फ्रीक्वेंसी 0.7 है और दूसरे की फ्रीक्वेंसी मान लो है 0.06, मतलब अभी जो दूसरी वेव होगी उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी बच्चों? उसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये डिफरेंस देखो कितना है 0.06, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 0.76 हो जाएगी। जो हो सकता है जो ब्लू वाली वेव है उसकी फ्रीक्वेंसी 0.76 होगी, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है ये बात? तब आपको देखो अभी यहाँ पे पैटर्न कैसा दिख रहा है, यहाँ पर तुम्हें इसका पैटर्न बच्चों कैसा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। यहाँ पर इफ यू सी वेरी केयरफुली, जहां पर बिकॉज यहाँ पे स्लाइट फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वहां पे देखो फेज डिफरेंस भी बढ़ रहा है, बिकॉज द स्लाइट डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी,
तो जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे देखो फेज डिफरेंस भी बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो दोनों वेव्स होती दे दे परफेक्टली ओवरलैपिंग, यहाँ पर आपको हाई एम्पलीट्यूड मिल गया। अब जैसे 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 फेज डिफरेंस ऑलमोस्ट तुम्हारा पाई की तरफ पहुंच गया, बिकॉज ऑफ दिस एंड दिस फेज डिफरेंस ऑलमोस्ट पाई हो गया ना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो गई यहाँ पर, करेक्ट। अगेन फिर फेज डिफरेंस होते 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 पाई से जीरो पे पहुंच गया, ठीक है। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? ठीक, यस और नो बच्चों? तो यहाँ पर देखो अगेन, यहाँ पर देखो इसका जो एम्पलीट्यूड है वो अगेन इंक्रीज हो गया तुम्हारा, ठीक। समझ में आई बात? समझ में आई बात कि नहीं आई? तो इस तरह की जो वेव्स होती है इनको हम बोलते हैं स्टैंडिंग वेव, बीट्स बोलते हैं इनको। बीट्स में क्या होता है देखो, अभी तक हमने स्टैंडिंग वेव्स देखा था, नाउ दिस बीट्स इज अ डिफरेंट कंसेप्ट। बीट्स में क्या होता है, दिस इज एक्चुअली, यहाँ पे कभी आपको जो वेव्स हैं वो वेव्स का जो एम्पलीट्यूड है कभी हाई हो रहा है, कभी देखो वेव्स का एम्पलीट्यूड लो हो रहा है, फिर हाई हो रहा है, फिर लो हो रहा है ना। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे वेव का एम्पलीट्यूड हाई हो रहा है इस पॉइंट पर, फिर लो हो रहा है, फिर हाई हो रहा है एम्पलीट्यूड, फिर लो हो रहा है। तो हाई एंड लो एम्पलीट्यूड जो हो रहे हैं उससे आपको देखो कैसे साउंड सुनाई देगा, ढिक चिक ढिक चिक ढिक चिक, ऐसे इस तरह से आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। आई मेक यू हियर बीट्स, में भी आपको बीट्स सुना भी सकता हूँ यहाँ पे। बच्चों समझ में आए बीट्स क्यों बन रही है हमारी, क्या होती है, क्यों बन रही है? समझ में आई बात की नहीं आई? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इसमें बहुत ही सिंपल क्वेश्चन मिलते हैं आपको बीट्स में एक्चुअली। किसी बच्चे को कुछ डाउट है इसमें? चलिए फिर से ध्यान से सुनना बच्चों, ध्यान से सुनना। आपको देखो क्या रहेगा, यू विल फील राइज एंड फॉल ऑफ साउंड, ठीक है। ध्यान से सुनना भी। अगर आप गौर से सुनोगे ना तो 2 बार राइज एंड फॉल सुन सकते हो आप, 1 सेकेंड में 2 बार। सुनाई दे रहा है? अब 3 बार देखो, अब सुनाई देगा आपको। देखो मैं 4 बार सुनना, फील आ रहा है 4 बार का? ठीक है बच्चों, तो दिस इज अबाउट बीट्स। तो आई होप समझ में आए बीट्स क्या होता है। सर हाँ बोलो बोलो। सर दूसरी वेव का भी एक बार सुनाइए ना। दूसरी वेव्स का बसना, दूसरी वेव का यहाँ पे, दूसरी वेव कौन सी वेव्स लगा दूं यहाँ पे भी? स्क्वायर, दिस इज वेरी एक्चुअली इरिटेटिंग साउंड। अब देखो, ठीक है, so this is- ठीक है। इसमें नहीं जनरेट हो रही है, इसको करके रखते हैं। दिस इज एक्चुअली डिजिटल काइंड ऑफ वेव, इसमें भी इतना अच्छे से जनरेट नहीं हो रही बीट्स। करेक्ट, so this is, they are kind of different waves. Okay, just leave it. Yes, नहीं आपको?
ठीक है, सुनाई दिया आपको बीट्स बच्चों? सुनाई दिया बीट्स की नहीं सुनाई दिया? यस सर। फील है थोड़ा बीट्स का? यस बीट्स सर। मतलब राइज एंड फॉल इन साउंड, ठीक है। चलो, तो बीट्स बेसिकली क्यों मिलती है? व्हेन देयर इज सम डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसीज, ठीक है। whenever there is some difference in frequencies, मतलब समझो अगर मेरा एक एम्पलीट्यूड ये होगा a sin 2 पाई n n1t, अभी मैं यहाँ पे x का टर्म नहीं ले रहा हूँ, अज्यूमिंग x यहाँ पे 0 है, ठीक है। दूसरा टर्म अगर मैं ले लेता हूँ, एम्पलीट्यूड तो देखो ऑलमोस्ट सेम ही आ रहा था ना, a sin 2 पाई n2t, ठीक है। अब जरा इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो, करेक्ट, और यहाँ पे कुछ मैथमेटिक्स लगा दो, तो फाइनली आपको एक इक्वेशन मिलता है जो कि कुछ इस तरह से दिखाई देगा, 2a cos, आई होप इसका एडिशन आपको मालूम होगा मैथ्स में कैसे करते हो, n1 माइनस n2 बाई 2 टाइम्स t, और साइन c प्लस डी वाला जो फॉर्मूला है ना, साइन c प्लस साइन d, वो वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दोगे तो फाइनली आपको कुछ इस तरह का एक एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा, ठीक है। ठीक, तो एक x आएगा यहाँ पे, नहीं बराबर, ठीक, समझ में आ रही है बात? तो अभी अगर मैं इस वाले टर्म को बोल देता हूँ दिस इज लाइक एन एम्पलीट्यूड, इसको अगर मैं बोल देता हूँ दिस इज एम्पलीट्यूड, क्यों? क्योंकि देखो इसको हम इससे कंपेयर कर सकते हैं, इस वाली इक्वेशन को हम किससे कंपेयर कर सकते हैं, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई n t से। यहाँ पे n की जो वैल्यू होगी दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू n1 प्लस n2 बाई 2, ठीक है। तो मतलब समझो अब 10 ले रहे हो, 11 ले रहे हो, तो n1 प्लस दिस n इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10.5, इसके आसपास कहीं कहीं पे रहेगी ना, करेक्ट। तो इट इज लाइक दिस, वी जस्ट टेक इट। तो यहाँ पे जो एम्पलीट्यूड का जो पार्ट है दिस विल बी गिवन बाय दिस, एम्पलीट्यूड का पार्ट हमेशा n1 माइनस n2 से दिया जाता है, ठीक है। तो अभी जो मैंने आपको दिखाया था, एक ग्राफ दिखाया था, देखो आपको मैंने आपको देखो एक ग्राफ दिखाया था, क्या ग्राफ दिखाया था मैंने आपको, एक सेकंड ना, ये वाला अगर आपको याद होगा तो देखो यहाँ पर, ये ग्राफ याद है आपको? रिमेम्बर दिस ग्राफ, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ग्राफ। तो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, राइज एंड फॉल का, साउंड का राइज एंड फॉल हो रहा है ना, देयर इज राइज एंड देयर इज फॉल इन साउंड, ठीक है। तो ओके, तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड का किस किस पॉइंट्स पे जीरो होगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे किन किन पॉइंट्स पे एम्पलीट्यूड जीरो होगा वो हम देख लेते हैं। n1 माइनस n2, तो ये किन किन पॉइंट्स पर जीरो हो, तो ये जो t है यहाँ पर, t इज इक्वल टू 1 अपॉन, एक तो इस पॉइंट पर हो जाएगा, फिर दूसरा, देखो ये कैसे आ रहा है मेरा, देखो। तो अभी हमें फाइंड आउट करना है कि किन किन पॉइंट, तो देखो ये मेरा बीट्स का इक्वेशन बन रहा है ना बच्चों, ये जो इक्वेशन बन रहा है बीट्स का इक्वेशन बन रहा है, तो किन किन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, ठीक है, वो हम पहले यहाँ पे निकाल के देख रहे हैं। तो किन किन पॉइंट्स पर एम्पलीट्यूड जीरो होगा, जहां पर बेसिकली मेरा ये दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो ना, उन पॉइंट्स पर ही एम्पलीट्यूड जीरो होगा। चलो इनको प्लॉट कर लेते हैं, कहाँ कहाँ पर रहेंगे ये सब ये वाले पॉइंट्स, तो ये वाले जो पॉइंट्स है कहाँ कहाँ पे रहेंगे, इसको अगर मैं इसको बोलो दिस इज इक्वल टू जीरो, तो 2 पाई n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू टी, ठीक है। ये एक तो मेरा पाई बाई 2 होना चाहिए, पाई बाई 2 पे जीरो हो जाएगा ना, 3 पाई बाई 2 पे जीरो हो जाएगा, 5 पाई बाई 2 पे जीरो, एंड सो ऑन, करेक्ट। तो यहाँ पे बेसिकली जो तुम्हारा टाइम आएगा, टाइम कम्स, अगर पाई बाई 2 लेते हो तुम्हारा टाइम आ जाएगा 1/2 n1 माइनस n2, फिर अगर ये लेते तो टाइम आ जाएगा 3/2 n1 माइनस n2, फिर ये लेते हो तो टाइम आ जाएगा
5/2 n1 minus n2 like this. ठीक है, तो यहाँ पर देखो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टाइम इंटरवल के बीच में डिफरेंस कितना आ रहा है, मतलब एक बीट राइज एंड फॉल सुनने में आपको कितना डिफरेंस सुनाई दे रहा है. व्हाट इज टाइम इंटरवल बिटवीन वन राइज एंड वन फॉल, दैट इज 1/n1 minus n2. ठीक है, तब देखो अब आपको शायद यहाँ पे कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, पर अभी मैं N1 कौन सी वाली है सर? N1 कौन सी? n1 इज अ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी ना, हम यहाँ पे दो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज ओके ले सर, रहे हैं ओके ना. ठीक है। अब बच्चों मैं आपको इसका एक एग्जांपल देता हूँ तो शायद आपको कुछ समझ में आ जाए यहाँ पे. तो देखो अभी यहाँ पे जनरली जो हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं ना, वी टेक वेरी स्मॉल फ्रीक्वेंसीज. मतलब अगर मैंने 10 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ले ली तो आई विल टेक इट एज 12 हर्ट्ज. करेक्ट. आई में टेक 13 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज. बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी नहीं लेते. 14 हर्ट्ज के बाद तो आपके ईयर को डिटेक्ट होना भी बंद हो जाएगा एक्चुअली में. 14, 15, 16 के बाद तो एक्चुअली डेफिनेटली डिटेक्ट होना थोड़ा बंद हो जाएगा. आपको थोड़ा बहुत पल्सेशन सुनाई देगा, बट इतना इतना अच्छे से नहीं सुनाई देगा जितना 12 और 13 में सुनाई देगा. ठीक है, तो यहाँ पर जो हम फ्रीक्वेंसीज लेते हैं बच्चों, बहुत कम उसकी लेते हैं फ्रीक्वेंसीज. करेक्ट. तो एक राइज और एक फॉल सुनाई देने में आपको व्हाट वुड बी द फ्रीक्वेंसी. 14, मान लो 14 ले ली और 10 ले ली मैंने. ठीक है, तो n1 minus n2 कर दो. यहाँ पे कितना हुआ, 4 हर्ट्ज. 4 हर्ट्ज मतलब एक राइज और एक फॉल बनने में कितना टाइम लगेगा, 1/4 which is equal to 0.25 seconds. अगर 5 हर्ट्ज ले लो, 15 हर्ट्ज ले लेते आप, तो ये 1/5 हो जाता है, which would be 0.27. अपना शायद ईयर का रिएक्शन टाइम 0.2 रहता है ना, 0.2 या whatever is the reaction time, it depends on that. तो 0.2 सेकंड 5 में आपको 0. मतलब जब आप 10 हर्ट्ज और 15 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसीज लेते हो, डिफरेंस हमारा 5 हर्ट्ज का अगर आ रहा है, तो मतलब क्या हुआ, एक राइज एक फॉल सुनाई देने में तुम्हें 0.2 सेकंड्स लग जाएंगे. ठीक है, इतनी बात ठीक है क्या? इतनी बात समझ में आई क्या? इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई? कुछ डाउट इसमें किसी को? ओके, अब देखो इसमें क्वेश्चंस कैसे बनते हैं. अब आपको दे देगा कि 2 ट्यूनिंग फॉर्क्स हैं. करेक्ट. एक का फ्रीक्वेंसी है मान लेते हैं 520 हर्ट्ज और n2 दूसरे. चलो मैं आपको इसमें एक क्वेश्चन देता हूँ इसमें इस टाइप के क्वेश्चन. यहाँ पर x का टर्म हमने वी हैव टेकन x टर्म एज 0. वी आर अज्यूमिंग कि भाई हम x इक्वल्स टू 0 पे देख रहे हैं बीट को. ठीक है, फॉर सेक ऑफ सिंपलिसिटी वी आर टेकिंग x एज 0. अदरवाइज दिस विल बी अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन. ठीक है, तो उसको सिंपल करने के लिए हमने यहाँ पे x को 0 ले लिया. ठीक, आप फिर आपकी बुक के क्वेश्चंस ट्राई करना. ठीक है, तो अब एक ट्यूनिंग फॉर्क दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क के साथ 4 बीट्स दे रहे हैं ना, 256 इसका है और 4 बीट्स मिली. मतलब दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, या तो 260 होगी या तो 252 होगी. ठीक है, तो ये फर्स्ट वन और इसको मान लो सेकंड वन मान लेते हैं. ठीक है, अब क्या बोले, द फर्स्ट वन इज नाउ लोडेड विद वैक्स. अब इस वाले को हमने क्या कर दिया, लोडेड विद वैक्स. तो यहाँ पे ऐसे आपको टर्म्स मिलेंगे, लोडेड विद वैक्स. तो अगर मान लो किसी चीज को आपने वैक्स से लोड कर दिया तो उसको ऑब्वियसली मास डेंसिटी बढ़ा रहे हो, जिस कारण से उसका फ्रीक्वेंसी थोड़ा कम हो जाएगा ना, इसका फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगा. तो लोडेड विद वैक्स मतलब क्या हुआ, फ्रीक्वेंसी रिड्यूसेस स्लाइटली, एकदम स्लाइटली. मतलब 256 है, 255, 254, 250, 250 समथिंग लाइक दिस, ऐसा कुछ तो होगा. तो फ्रीक्वेंसी विल डिक्रीज. और अगर आपने फाइल कर दिया, फाइल मतलब मालूम है क्या होता है, घिसना. अगर आपने उस ट्यूनिंग फॉर्क को घिस दिया थोड़ा सा स्लाइटली, तो फ्रीक्वेंसी विल इंक्रीज. ठीक है, तो जब आपने इसको बैक से लोड कर दिया तो क्या हुआ, तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है तो इट विल डिक्रीज ना. मतलब इट विल बी 255, 254, 253, 252, 251. तो आप देखो किसके साथ आपको 6, क्योंकि अभी क्या बोल रहे थे, फर्स्ट वन इज नाउ लोडेड विद वैक्स
एंड द बीट फ्रीक्वेंसी इज फाउंड टू इंक्रीज टू 6 पर सेकंड। मतलब आपको 6 बीट सुनाई दे रही है ना, तो मतलब ऑलमोस्ट इसकी फ्रीक्वेंसी भी वैक्स लोड करने के बाद कितनी हो गई होगी, 250 हो गई होगी ना। और किसके साथ आपको 6 मिल जाए, नहीं 6 हमें चाहिए ना, तो 6 के लिए हम क्या करेंगे, 250 55, हाँ ये हो गया, ये वाली फ्रीक्वेंसी होगी, एक्चुअली ये भी नहीं, ये फ्रीक्वेंसी होगी। तो 256 से वो 254 पर आ गया वो उसके फ्रीक्वेंसी, करेक्ट। और अभी हमें इस ट्यूनिंग फॉर्क के साथ हमें 6 फ्रीक्वेंसी मिल जाएंगी। इसके साथ तो देखो क्या हो रहा है, इसके साथ जैसे जैसे बढ़ रहा है इसके साथ तो फ्रीक्वेंसी रिड्यूस हो रहा है ना। तो अगर मेरा ऐसा ये वाला केस हो रहा होता तो फिर 53, 51, 50 लाइक दैट, तो फिर हम वी कुड हैव रिड्यूस दैट फ्रीक्वेंसी। इसके साथ तो नहीं मिलेगा ना। 252 देखो एक बार मिलेगा आपको। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों? तो फ्रीक्वेंसी किसके साथ इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी किसके साथ इंक्रीज करेगा बच्चों, फ्रीक्वेंसी किसके साथ इंक्रीज करेगा, फ्रीक्वेंसी 260 वाले के साथ इंक्रीज करेगा, कर 252 के साथ इंक्रीज नहीं कर सकते। ये बच्चों को समझ में आया क्या मैंने क्या किया यहाँ पर, समझ में आया सब बच्चों को क्या किया मैंने यहाँ पर, कि फिर से बता दूं, सिंपल सा देखो, पहले 4 था, आपने इस वाले को वैक्स लगा दिया तो इसकी फ्रीक्वेंसी 6 हो गई ना। तो 256 था तो 4 था, मतलब 260 है तो 252 होगा। अब इसको वैक्स लगा दो मतलब फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, 256 से 255, 254 ना। देखो जैसे फ्रीक्वेंसी कम हो रही है इसके साथ तो बढ़ रही है ना, इसके साथ कम हो रही है और इसके साथ इंक्रीज हो रही है, मतलब ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क कितना था, 260 था। ठीक है, समझ में आई बात, इसके क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं आपको, समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई? चलो आई थिंक विल एंड इट हियर।